अक्सर कहते हैं ना कि बचपन जिंदगी का स्प्रिंग यानी वसंत का मौसम होता है, विकास, खुशी और मासूमियत से भरा हुआ। लेकिन उन लाखों बच्चों का क्या जिनका ये वसंत गरीबी की चिलचिलाती धूप में मुरझा जाता है। अनीस जंग की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली किताब है लॉस्ट स्प्रिंग। ये हमें उन्हीं खोए हुए बचपन की कहानियों से मिलवाती है। तो चलिए आज इन्हीं सच्चाइयों की परतों को खोलते हैं। ये लाइन देखिए, कितनी साधारण सी लगती है ना, पर इस एक लाइन में पूरी कहानी का सार छिपा है। ये हमें सीधे ले चलती है साहब नाम के एक लड़के की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां कचरे का ढेर ही उसके लिए खजाना है। एक ही जगह उम्मीद भी है और जिंदा रहने का जरिया भी। तो हमारी पहली कहानी का हीरो है साहब, एक छोटा सा कचरा बीनने वाला लड़का जो दिल्ली की चकाचौंध के ठीक बाहर उसी के आंचल में रहता है। उसकी दुनिया हमारी दुनिया से जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी वो अजीब तरह से हमारे एकदम बगल में ही मौजूद है। यहाँ देखिए जरा, एक तरफ उसके नाम का मतलब है साहिब आलम यानी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। वाह। और दूसरी तरफ उसकी असलियत, एक नंगे पैर कचरा बीनने वाला बच्चा। उसके नाम और उसकी जिंदगी के बीच ये जो इतना बड़ा फासला है ना, यही इस कहानी का दिल है, इसका दर्द है। तो साहब रहता कहाँ है? सीमापुरी में। ये जगह कहने को तो दिल्ली का ही हिस्सा है, पर असल में डेवलपमेंट के मामले में, जरूरी सुविधाओं के मामले में ये मीलों दूर है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बहता पानी या सीवेज सिस्टम तक नहीं है। ये सब एक सपने जैसा है। यहाँ 1971 से आए बांग्लादेशी शरणार्थी बसते हैं जिनके पास अपनी कोई पहचान तक नहीं। और इस दुनिया में कचरा सिर्फ कचरा नहीं होता, बच्चों के लिए ये एक जादुई खजाना है, एक हैरत की चीज। कब कोई सिक्का मिल जाए या 10 का नोट हाथ लग जाए और चेहरे पे मुस्कान आ जाए। लेकिन उनके माँ बाप के लिए, उनके लिए ये जिंदा रहने की कठोर सच्चाई है। उनकी रोजी रोटी, उनका सोना, सब कुछ यही कचरा है। फिर साहब की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसे एक चाय की दुकान पर काम मिल जाता है, 800 रुपए महीना और खाना, शायद गरीबी से थोड़ा सा ऊपर उठने का मौका। लेकिन इसके बदले में वो अपनी आज़ादी खो देता है। वो जो लापरवाह नजर थी ना उसकी आंखों में, वो बेफिक्री, वो गायब हो जाती है। हल्का सा प्लास्टिक का थैला अब एक भारी स्टील के कनस्तर में बदल जाता है, एक ऐसा बोझ जो सिर्फ उसके कंधों पर नहीं, उसकी रूह पर भी है। अच्छा, अब साहब की कहानी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फिरोजाबाद शहर की धूल भरी गलियों में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मुकेश से। मुकेश की कहानी बिल्कुल कांच की तरह नाजुक है, पर उसके सपने उतने ही मजबूत। फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहते हैं, है ना, भारत की चूड़ियों का केंद्र। लेकिन इन रंगीन चमकती चूड़ियों के पीछे एक बहुत ही अंधेरी सच्चाई है। यहाँ पूरे के पूरे परिवार, छोटे छोटे बच्चे तक एकदम नरक जैसी हालत में काम करते हैं। गरम भट्टियों के सामने, अंधेरी कोठरियों में जहाँ न हवा है न रोशनी। और इसकी कीमत क्या चुकाते हैं? अपनी आंखों की रोशनी, जो अक्सर जवान होने से पहले ही चली जाती है। तो सवाल उठता है कि ये लोग इस चक्रव्यूह से निकलते क्यों नहीं? इसका जवाब एक बहुत गहरी सोच में छिपा है। उनका मानना है कि ये उनका कर्म है, उनकी नियति है। ये काम उन्हें विरासत में मिला है, भगवान की देन है। और यही सोच, यही विश्वास उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इसी पेशे में बांधे रखता है। लेकिन इस पूरी निराशा के अंधेरे में मुकेश एक चिंगारी की तरह है। वो एक सपना देखने की हिम्मत करता है, एक ऐसा सपना जो उसकी गलियों में कोई नहीं देखता, मोटर मैकेनिक बनने का सपना। इस परंपरा की धूल के बीच उसका सपना एक मृग तृष्णा जैसा है, अपने समाज की लिखी हुई किस्मत के खिलाफ एक छोटा सा लेकिन बहुत बहादुर विद्रोह। देखिए, साहब और मुकेश की ये कहानियां सिर्फ उनकी व्यक्तिगत त्रासदियां नहीं हैं, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम का आईना है, उन अनदेखी पर बहुत ताकतवर ताकतों का, जो गरीबी के इस चक्कर को लगातार घुमाती रहती हैं। ये जो दुष्चक्र है ना, ये देखिए, पहले आते हैं साहूकार जो कर्ज के जाल में फंसाते हैं, फिर आते हैं बिचौलिए जो मेहनत का सारा फल खा जाते हैं, फिर है पुलिस जो हमेशा ताकतवर का साथ देती है, और नेता लोग, वो तो बस वोट के टाइम ही दिखते हैं। और इन सब के ऊपर है जाति का कलंक। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे इन चूड़ी बनाने वालों का निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो एक स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है
कि जब इतनी सारी ताकतें उनके खिलाफ हैं, तो ये लोग मिलकर कोई सहकारी समिति या यूनियन क्यों नहीं बना लेते? अपने हक के लिए लड़ते क्यों नहीं? और इसका जवाब है डर, खौफ। अगर वो कभी संगठित होने की या एक होने की कोशिश भी करते हैं ना, तो पुलिस उन्हें बुरी तरह पीटती है और झूठे केस में जेल में डाल देती है। कोई भी आवाज उठाने की कोशिश को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। तो अब जब हमने इन दोनों कहानियों को देख लिया है, इनके धागों को एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। चलिए अब इस किताब के शीर्षक लॉस्ट स्प्रिंग के मतलब को समझते हैं। ये लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ वसंत क्या है? ये एक रूपक है उस चोरी हुए बचपन का, जिंदगी का वो मौसम, वसंत का मौसम, जिसमें विकास होता है, खुशी होती है, मासूमियत होती है। वो मौसम जिसे गरीबी और बाल श्रम साहब और मुकेश जैसे लाखों बच्चों से छीन लेते हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। मुकेश कार मैकेनिक बनने का सपना तो देखता है, पर वो हवाई जहाज उड़ाने का सपना क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि उसने फिरोजाबाद की गलियों में सिर्फ कारें ही चलती देखी हैं। हवाई जहाज तो उसकी कल्पना, उसकी सोच से भी परे है। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लॉस्ट स्प्रिंग की असली कीमत क्या है। एक ऐसी दुनिया जहां सपने भी उन्हीं धूल भरी गलियों में कैद होकर रह जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए SDS एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।